हेलो एवरीवन, आई एम रविजन। आज हम टाइम सीरीज का पार्ट 6 देखेंगे। अब तक हमने देखा कि टाइम सीरीज क्या होती है और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और हमने देखा कैसे हम सीजनलाइजेशन या डी सीजनलाइजेशन क्या होता है, जो एस वाला पार्ट है उसको कैसे देखते हैं। अब इसमें जो क्या है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ ले ली थी कि जो अगर ये सीजनलाइज डाटा है तो एक तो पार्ट हो गया टी का, जो कि ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, और ऐसा ही किसको इंडिकेट कर रहा है, सीजनल इंडेक्स को इंडिकेट कर रहा है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि मल्टीपल। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि एग्जाम में आपके एक हमने एक एग्जाम्पल भी लेंगे, पर क्योंकि एग्जाम्पल काफ़ी लेंथी है तो इसकी वेरी लेस प्रोबेबिलिटी की एग्जाम में आए। सेकंड, अगर ये एग्जाम में आए तब भी काफ़ी लंबा सोल्व करना होगा तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। पर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सीजनल डाटा क्या होता है, हम कैसे डिसीजनलाइजेशन ऑफ डाटा क्या होता है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ तक तो आपको सबको क्लियर है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक रिसोर्ट है, और उसका जो मैनेजर है, रिसोर्ट का मैनेजर, वो उसमें देखता है कि भाई उसके 2012 में 2013 में डिफरेंट वो 5 ईयर की स्टडी करता है, और उसमें फर्स्ट क्वार्टर में इतनी ऑक्यूपेंसी थी उनके रूम्स की, इतनी ऑक्यूपेंसी ऑक्यूपेंसी हर क्वार्टर में। तो 2012 में फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में। 2013 में फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में। आप देख सकते हैं कि जो सेकंड और थर्ड क्वार्टर में जनरली ऑक्यूपेंसी ज़्यादा है इन सभी हमें। अब वो एनालाइज करना चाहता है कि जो ये जो डाटा है बेसिकली क्या है, ये जो डाटा है अगर इसको y बोले तो इट इंक्लूड्स t एंड s। तो दे वांट टू सेपरेट इट आउट। तो इसके लिए जो मेथड यूज होता है वो मेथड का नाम है रेशियो टू मूविंग एवरेज। कई बार मेथड टू ऑब्टेन सीजनल एस बोल दो या आप सीजनल इंडेक्स बोल दो। मेथड टू ऑब्टेन सीजनल इंडेक्स, उसको क्या, उसका नाम है रेशियो टू मूविंग एवरेज। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास जो डाटा होता है उसका मूविंग एवरेज से रेशियो लिया जाता है। रेशियो टू मूविंग एवरेज से रेशियो लिया जाता है। अभी आपको हम देखेंगे मूविंग एवरेज वाला जो मेथड है, हमने देखा था ट्रेंड लाइन के लिए यूज करते हैं। लास्ट वाले पार्ट में हमने ये देखा था, ये भी कई बार क्वेश्चन में आता है। ट्रेंड लाइन के लिए अपन लीस्ट स्क्वायर मेथड के साथ साथ मूविंग एवरेज वाला मेथड भी यूज करते हैं। तो और इस वाले में सीजनल इंडेक्स में मूविंग एवरेज से रेशियो लिया जाता है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला जो एग्जांपल है उससे हम समझ लेते हैं कि आपको ये कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ जाए। तो मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं, फिर उसका रेशियो लेके सीजनल इंडेक्स कैसे निकालते हैं, वो भी हम देखते हैं। अभी हम इसके लिए एक एक्सेल सीट खोल लेते हैं। ये डाटा है जिसको हमने क्या किया है कि अरेंज किया है, और एक एक्सेल सीट में। तो यहाँ पर क्या है कि ये हमारे को ईयर इंडिकेट कर रहा है, ये क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर, इनके बीच में हमने एक इंटेंशनली गैप छोड़ा है। ये ऑक्यूपेंसी है, ये मूविंग एवरेज है। और ये मूविंग एवरेज कैसे निकाला है अभी हम देखते हैं। जैसे इसमें क्या करना है कि ये हमने डाटा को क्वार्टर वाइज इंडिकेट कर दिया। 2012 फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। 2013 फोर्थ, फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ क्वार्टर। 2014 फर्स्ट सेकंड और 2016, इस तरीके से हमने सारा डाटा यहाँ पर जो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल था वो डाटा यहाँ पर डाल दिया है विदाउट एनी चेंज। फर्स्ट रो में जो डाटा था ऑक्यूपेंसी का वो डाल दिया है। अब मूविंग एवरेज में जो ये मूविंग एवरेज निकाला है, तो इसमें क्या कि 4 क्वार्टर का मूविंग एवरेज लिया है, क्योंकि 4 क्वार्टर है तो इनका जब मूविंग एवरेज लिया इन्होंने इन डाटा का, तो ये एवरेज आया। इन चारों का एवरेज लेंगे तो ये एवरेज, अब इनका एवरेज इसलिए नहीं लिया, इन्होंने सम किया है केवल। तो ये मूविंग एवरेज के बजाय उन्होंने क्या किया, सम। मूविंग एवरेज, तो ये जो मूविंग एवरेज है वो ये है, तो फाइनल मूविंग एवरेज
यहाँ पर क्या किया है उसने, मूविंग सम किया है, मूविंग सम। इन चारों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये आएगा, और इट विल करस्पॉन्ड टू 2.5 क्वार्टर। ठीक है, इसके बाद इन्होंने इन चारों का, इसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन चारों का मूविंग एवरेज लिया और वो यहाँ आया। ठीक है, मूविंग सम किया, चारों को जोड़ा, फिर उसके बाद इन चारों को जोड़ा, इसको 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 इनको जोड़ा और उसको यहाँ लिखा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये जब हमने ले लिया तो ये लिया और इनको जोड़ा और यहाँ लिखा। फिर उसके बाद इसको 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 जोड़ा और यहाँ पर इनका सम लिखा। इस तरीके से इन्होंने इन चारों का सम किया। पर हो क्या रहा है कि ये मूविंग एवरेज निकालने का है, पहले आपको मूविंग सम लेना है, पर ये मूविंग सम इज नॉट करस्पॉन्ड। अब आप देखेंगे कि टॉप में ये फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में डाटा नहीं आ पाएगा, ऐसे ही लास्ट में जो लास्ट वाला मूविंग सम है वो क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इन डाटाज का इन चारों का लास्ट मूविंग सम यहाँ आएगा, इन चारों का लास्ट मूविंग सम यहाँ आएगा, उसके बाद मूविंग सम नहीं आ पाएगा। उसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि उसके पीछे जो सिंपल सा रीजन है वो ये रीजन है कि जो हमारे पास जो डाटा है, जो हमारे पास जो भी डाटा है उसमें क्या हो रहा है कि ये तीन ही डाटा बचेंगे, लास्ट में 3 डाटा बचेंगे, तो चौथा डाटा नहीं है, इसलिए मूविंग सम नहीं आ पाया। अब इसके बाद व्हाट यू हैव टू डू कि आपको इन जो मूविंग सम आया, अब ये क्योंकि एक क्वार्टर को करस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इसलिए इन दोनों का भी सम लेना है, ताकि एक क्वार्टर वो जो एक क्वार्टर के बीच में आ जाएगा। तो इन दोनों का सम लिया इन्होंने, इन दोनों का सम लिया, फिर इन दोनों का सम लिया, ताकि ये थर्ड क्वार्टर को करस्पॉन्ड कर देगा, ये फोर्थ क्वार्टर को करस्पॉन्डिंग कर देगा। इस तरीके से आपको सबका सम करना है, इन दोनों डाटा का सम करना है। इस तरीके से आपको इनका सम करना है, इन सभी डाटाज का। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है कि जो, क्योंकि यहाँ पर 4 डाटा का सम हो गया था, फिर 4 और दोनों को मिला के 8 डाटाज का सम हो गया, तो जो आपको मूविंग एवरेज है वो कैसे निकलेगा, ये जो डाटा, अगर मान लो कि इसको अपन ए बोलते हैं, तो ए बाई 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 से इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये 8 डाटा का सम हो गया, 4 + 4 का ये 8 डाटा का सम हो गया, इसलिए आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये थर्ड क्वार्टर के करस्पॉन्डिंग आपके पास मूविंग एवरेज आ जाएगा, ये ऐसे मूविंग एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें क्या होता है कि ये मूविंग एवरेज है, और ये मूविंग एवरेज इंडिकेट करता है ट्रेंड लाइन को। ये क्या कर रहा है, मूविंग एवरेज हो गया। तो अब हमारा जो मेथड का नाम है उसका नाम है रेशियो टू मूविंग एवरेज। मतलब आपको क्या करना है, मूविंग एवरेज जो कि ट्रेंड को लाइन कर रहा है, तो आपको रेशियो लेना है, रेशियो ऑफ जो भी हमारे पास डाटा है, डाटा ये है हमारे पास, उसका किससे लेना है, रेशियो ट्रेंड से। तो आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 2 यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग डाटा क्या है, 2415। ओरिजिनल डाटा जो हमारे पास था, ओरिजिनल डिवाइडेड बाय ट्रेंड वैल्यू क्या है, 2104.25। क्लियर है, ये कंसेप्चुअल आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी लेंथी है इसलिए आ नहीं पाएगा, पर आपको समझ में आना चाहिए। जैसे ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें ये है, अगर इसको हम 2 डिजिट तक कर सकते हैं, ये 89.6 हो जाएगा सेकेंड वाला जो डाटा है। ऐसे ही ये वाला जो डाटा है इसमें क्या होगा, ये जो हमारे पास ये डाटा है 1921 डिवाइडेड बाय 2591.25 मल्टीप्लाइड बाय आपको 100 करना है, ताकि ये किस में आ जाए, रेशियो आपको किस में लेने हैं, 100 में लेने हैं, ताकि परसेंटेज में आ जाए ये रेशियो। तो ये आ जाएगा 88.97। तो अपन इसको क्या ले लेंगे, 89 ले लेंगे जब इसको अपन वो कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो करना है वो क्या करना है, ये यहाँ पर जो डाटा है 2343
डिवाइडेड बाई 2181.25 स्टार 100। तो ये आ जाएगा 1, इसको भी आप क्या कर दीजिए, ये हो जाएगा 107.4, ये हो जाएगा आपके पास 107.4। ऐसे बाकी के जो डाटा हैं वो आप निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको, ओरिजिनल डिवाइडेड बाय ट्रेंड का रेशियो लेना है, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, रेशियो टू मूविंग एवरेज। आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके पास ये डिवाइडेड बाय ये यहाँ पर हमारा जो है डिवीजन में कुछ रह गया, 2514 डिवाइडेड बाय 2180.125, यह आ गया 115.3। तो अब हमारे पास ये इस तरीके से डाटा आ जाएंगे। मैं बाकी का डाटा डायरेक्ट लिख रहा हूँ 92.6, आप ये कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये यही डाटा आएगा 88.6। ऐसे ही अगला जो डाटा आएगा 108 आएगा। उसके बाद जो अगला डाटा आएगा वो आएगा 106.4। ऐसे ही जो अगला डाटा आएगा वो आएगा 92। फिर उसके बाद डाटा आएगा आपके पास 93.5। फिर उसके बाद जो डाटा आएगा वो आपके पास आएगा 100.6। फिर उसके बाद जो डाटा आएगा वो आएगा 111.7। फिर उसके बाद जो आपके पास डाटा आएगा 91.8। फिर उसके बाद डाटा आएगा 94.5। और जो लास्ट डाटा आएगा वो आपके पास आएगा 109.8। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाना। अब जैसे आप इसमें जाएंगे और मैं आपको एक ग्राफ बताना चाह रहा हूँ जो आपके पास दिया हुआ है, और ये ग्राफ ये इंडिकेट करता है कि जो आपके पास ये जो आपके पास ये क्वार्टर्स का जब आपने डाटा बनाया 2012 से 2013 के, 2014 के, 2000, इस तरीके से जो आपने टाइम निकल रहा है 2012 का फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, इस तरीके से तो टाइम निकलेगा। 2012 का फर्स्ट क्वार्टर आएगा, सेकंड आएगा, इस तरीके से आपने क्वार्टर वाइज डाटा बनाया है। तो जो आपके पास डाटा दिया हुआ था उसका ग्राफ ये था, ओरिजिनल जो डाटा था उसका ग्राफ ये था। ठीक है, ये वाला जो डाटा ग्राफ था, ये हमारे पास जो डाटा है डीसीजनलाइज्ड डाटा है। सॉरी, ये हमारे पास सीजनलाइज्ड डाटा हमारे पास है, सीजनलाइज्ड डाटा। अभी हम इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। मतलब जो हमारे पास डाटा है इसमें क्या है, टी का भी कंपोनेंट है और एस का भी कंपोनेंट है। तो ये हमारे पास क्या है, सीजनलाइज्ड डाटा है। ये सीजनलाइज्ड डाटा, या जो गिवन डाटा है हमारे पास, कि जो भी डाटा है इसमें इट इंक्लूड्स y बराबर टी इंटू एस आई। और ये जो हमारे पास अभी हमने ये जो निकाला है, ये इंडिकेट कर रहा है, जो हमने ये एक्सेल सीट में देखा था कि हमने जो ये डाटा निकाले थे ना फॉर हर क्वार्टर के लिए मूविंग एवरेज को, हर क्वार्टर के लिए मूविंग एवरेज जो कि ट्रेंड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारे पास है। पर ये फॉर द पर्पज केवल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ट्रेंड वैल्यू के बराबर नहीं है। ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस मेथड के लिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास किसको, कि जो हमने ये डाटा निकाल लिया। और ये क्या है, रेशियो टू मूविंग एवरेज डाटा, रेशियो टू मूविंग एवरेज डाटा, रेशियो टू मूविंग एवरेज डाटा, मतलब मूविंग एवरेज डाटा, मतलब ओरिजिनल जो भी डाटा था हमारा ओ बाई टी, इसको अपन इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं, ओ बाई टी से इंडिकेट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट? अब इसमें क्या है कि अब आप क्या करते हैं कि जो आपने ये रेशियो टू मूविंग एवरेज है उनको यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब आप उनको सीजनल इंडेक्स निकालना है। तो अभी आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि हाउ टू कैलकुलेट सीजनल इंडेक्स। तो
अब इसके बाद क्या स्टेप होती है, ये आप क्या करिए, रेशियो टू मूविंग एवरेज टेबल बनाइए, रेशियो टू मूविंग एवरेज टेबल। क्लियर। अब इसमें क्या है, मतलब ओ बाई टी की टेबल बनाइए, ओरिजिनल डिवाइडेड बाई ट्रेंड वैल्यू, जो ट्रेंड कहाँ से आया, मूविंग एवरेज से आया। अब जैसे क्वार्टर वन क्वार्टर, अब इसमें क्या होता है, साइक्लिकल वेरिएशन के लिए जो भी आपके पास एक्सट्रीम डाटा है, ताकि आप साइक्लिकल वेरिएशन वाले पार्ट को उनको हटा दीजिए। एक्सट्रीम डाटा मतलब यहाँ पर जो एक्सट्रीम डाटा कौन कौन सा हुआ, 88.6 और 94.5। आप क्या करिए, बाकी जो 89 प्लस 93.5 उनको डिवाइड करिए और एवरेज लीजिए। तो एवरेज यहाँ पर क्या आएगा, 93.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आएगा 91.25। 89 प्लस 93.5 डिवाइडेड बाई 2 आप करेंगे तो 91.25 आएगा। ऐसे ही इसमें जो एक्सट्रीम डाटा है, एक्सट्रीम डाटा जो कि साइक्लिकल वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है, इसलिए उनको हटाइए तो आप एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक्सट्रीम डाटा क्या हो जाएगा, 100.6 और उसके बाद अगला जो डाटा है 190, तो इन दोनों का आप एवरेज करेंगे तो आपके पास आएगा 107.7। ऐसे ही यहाँ पर क्वार्टर थ्री के लिए 107.7, क्वार्टर थ्री के लिए जो एक्सट्रीम डाटा है वो है 106.4 सबसे लोएस्ट, और जो सबसे हाईएस्ट एक्सट्रीम डाटा है वो है 115.3। तो आप बाकी का दोनों को सम करके जो जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो ये आएगा 113.25। ऐसे क्वार्टर फोर के लिए जो एक्सट्रीम डाटा है वो है 89, और उसके बाद जो हाईएस्ट डाटा है वो 92.6। इन दोनों को छोड़िए और बाकी दोनों को आप सम करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आएगा 91.90। ये आपके पास क्या हो गए, क्वार्टरली एवरेज हो गए। ठीक है। अब आप एक जनरल एवरेज निकाल लीजिए। ये जो मेथड्स है मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जनरल एवरेज क्या होगा, 91.25 डिवाइडेड बाई प्लस 107.7 प्लस 113.25 प्लस 91.90 डिवाइडेड बाई 4। जब आप ये करेंगे तो ये आएगा 101.025। और जो आपके पास सीजनल इंडेक्स आएगा, सीजनल इंडेक्स आएगा वो क्या आएगा, सीजनल इंडेक्स आएगा क्वार्टरली एवरेज, सीजनल इंडेक्स आएगा क्वार्टरली एवरेज डिवाइडेड बाय जनरल एवरेज। ठीक है। तो सीजनल इंडेक्स क्वार्टर वन का क्या आएगा, अगर अपन इसको वन से, तो क्वार्टरली एवरेज क्या था 91.25, और जनरल एवरेज आपके पास क्या था 101.025। तो आप ये कर लीजिए और तो इंटू 100 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 90.3, 90.3, 91.25 डिवाइडेड बाई 101, तो ये आ जाएगा 90.3। ऐसे सीजनल इंडेक्स क्वार्टर टू का क्या आएगा, सीजनल क्वार्टर टू का क्वार्टरली एवरेज कितना है 107.7 डिवाइडेड बाई जनरल एवरेज क्या है 101.025, इंटू 100 करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 106.6। ऐसे सीजनल इंडेक्स क्वार्टर थ्री का क्या है 10113.25, ये वाली वैल्यू क्वार्टरली एवरेज, इस क्वार्टर का एवरेज डिवाइडेड बाई 101.025, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 112.1। ऐसे सीजनल इंडेक्स 4 का क्या आएगा, इसको ये आ जाएगा 91.90 डिवाइडेड बाई आपके पास ये 101.025, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 91। तो आप देख सकते हैं कि सीजन वन और सीजन टू और सीजन थ्री का जो आ रहा है, वो जो सीजनल इंडेक्स है वो 100 से अबव आ रहा है, बिकॉज सीजनल इंडेक्स इसमें 100 पे बेस्ड है और ये उस तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मतलब ये 100 पे बेस्ड परसेंटेज को इंडिकेट कर रहा है, ये जो सीजनल इंडेक्स है एज ए परसेंटेज को इंडिकेट करता है। अब सीजनल इंडेक्स का क्या मतलब होता है वो आपको देखना है, क्योंकि इतना बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है।
पर इसमें जो सीजनल इंडेक्स का क्या महत्व है वो हमें देखना है। वो सबसे पहले वो हम दिखाते हैं आपको कि जैसे 2012 का जो 1861 वाला जो डाटा है, वो जो डाटा है 1861, रेशियो टू मूविंग एवरेज से हमने सीजनल इंडेक्स ऑब्टेन कर लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, इस डाटा को डी सीजनलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डी सीजनलाइज कर सकते हैं। और ये सीजनलाइज डाटा है पूरा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, डी सीजनलाइज डाटा कर सकते हैं, मतलब इसमें से सीजन का इफेक्ट हटा सकते हैं और जो भी डाटा है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो डी सीजनलाइज डाटा कैसे आएगा, डिसेंट्रलाइज्ड वैल्यू जो आएगी, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मान लो 2012 का क्वार्टर वन है, तो ये वाई वाला डाटा है, क्योंकि सीजनलाइज डाटा 1861 बराबर किसके, टी इंटू एस आई। और क्वार्टर वन के लिए हमें मान लो अगर टी डी सीजनलाइज डाटा जो टी है वो ऑब्टेन करना, वाई किसको रिप्रेजेंट करता था, ये जब हमने देखा टी इंटू एस की बात है, तो वाई रिप्रेजेंट करता है सीजनलाइज डाटा को, और टी डी सीजनलाइज डाटा को, जिसमें ट्रेंड की बात है केवल, बाकी बाकी पार्ट हमने हटा दिया। और एस हमारे पास एस, या हम एस आई को समझने के लिए सीजनल इंडेक्स की बात है। तो 1861 टी इंटू एस आई, और टी अगर आपको ऑब्टेन करना है तो 1861 अपॉन एस आई कितना है हमारे पास, क्वार्टर वन का है, वो है 90.3। तो ये आपको 93.3 परसेंटेज है, तो मतलब 90.3 डिवाइडेड बाई 100 है। तो सीजनल इंडेक्स कितना है, 90.3 परसेंटेज, मतलब 90.3 डिवाइडेड बाई 100। ये बेस्ड ऑन 100 है हमेशा। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी सीजनल, अगर टी, अगर क्वार्टर ये वाला जो डाटा है 1861 को आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2061। ऐसे आप 2203 वाले डाटा को भी कर सकते हैं। 2203 डिवाइडेड बाई 90.3 डिवाइडेड बाई, इसके लिए जो आपके पास सीजनल इंडेक्स है 106.6 आया था क्वार्टर टू के लिए, डिवाइडेड बाई 100। तो ये जो वैल्यू है वो भी आ जाएगी आपके पास 206। पर बेसिक आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको हो सकता है एग्जाम में ये सब नहीं दिया जाए और आपको एक क्वेश्चन दिया जाए सिंपल सा, कि मान लो कि रिसोर्ट मैनेजर को पता लगा है कि सीजनल इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल क्वार्टर, उसको पता लगा है कि सीजनल इंडेक्स क्वार्टर फोर के लिए, वो तो हमने निकाला ही था 91 है क्वार्टर फोर के लिए। एक क्वेश्चन है अलग से, हमारे पास जो क्वार्टर फोर का जो सीजनल इंडेक्स है वो 91 है। ठीक है, सीजनल इंडेक्स क्वार्टर फोर का 91 है। अब क्या होता है कि रिसोर्ट मैनेजर ने ये एस्टिमेट किया कि क्वार्टर फोर के लिए एवरेज डी सीजनलाइज डाटा, एवरेज ऑक्यूपेंसी है 2121, कभी किसी भी साल में एस्टिमेट किया, तो वो पता लगाना चाहता है कि सीजनलाइज डाटा क्या होगा। ये कौन सा डाटा है, डी सीजनलाइज, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टी से। तो आप उनको सीजनलाइज डाटा निकालते हो, क्या होगा, टी इंटू एस। तो क्या हो जाएगा 2121 इंटू 91/100। तो ये आपके पास कितना हो जाए, ये कितना हो जाएगा 1930। क्लियर है कंसेप्ट। आपको डी सीजनलाइज डाटा ऑब्टेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, सीजनल इंडेक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, और सीजनल इंडेक्स डाटा, सीजनलाइज डाटा ऑब्टेन करना है तो सीजनल इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कंसेप्ट ये होना चाहिए कि जो हमारे टाइम सीरीज का कंपोनेंट है सीजनल इंडेक्स से इंडिकेट किया है, इट मीन्स द जो ट्रेंड का वैल्यू है जो हमारे पास है वो डी सीजनलाइज डाटा है, उसको अपन ने किससे कर दिया, सीजनल इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। इसका न्यूमेरिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो जरूर आता, ऑब्जेक्टिव में वेरी लेस प्रोबेबिलिटी है। स्टिल आप कंसेप्ट जरूर समझिए। थैंक यू वेरी मच।